चाइल्ड बर्थ यानी प्रसव एक ऐसी चीज जो इंसानी जीवन का सबसे बड़ा और गहरा अनुभव होता है, लेकिन हमारे पूर्वज इसे कैसे देखते थे? कॉन्सेप्शन से लेकर के प्रेगनेंसी और फिर डिलीवरी तक वो कैसे इन रहस्यमय चीजों का सामना करते थे? आज हम प्राचीन ग्रीस, इजिप्ट और भारत जैसी सभ्यताओं की झलकियां देखेंगे और इस सफर में हम ये जानेंगे कि पहले क्या होता था और साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीता तब क्या होने लगा। साथ ही साथ हम भारत के महान वैद्य सुश्रुत के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने मेडिकल हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल करके रख दिया। इस वीडियो के एंड तक आप बहुत सारे फैक्ट्स को जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो मैं हूं अलका ठाकुर और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है द एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड बर्थ फ्रॉम एंशिएंट मिथ टू मॉडर्न साइंस। और इस चीज को हम समझेंगे पूरे अच्छे तरीके से और हम ये जानेंगे कि पहले क्या स्थिति थी और जो अब हम यूज करते हैं, जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं, उसमें कैसे कैसे बदलाव आया है, हम कैसे उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए हैं। क्योंकि पहले जो था प्राचीन ग्रीस में, वहाँ पर जो डिलीवरी होती थी वो दैवीय शक्ति और एक बहुत ही खतरनाक घटना माना जाता था। ठीक है, उस टाइम में जब डिलीवरी होती थी किसी फीमेल की तो लोग प्रेयर करते थे कि सेफ डिलीवरी हो जाए, बच्चे और माँ को कुछ भी ना हो। उनके पास ज़्यादा कुछ इंस्ट्रूमेंट थे नहीं, कुछ हर्ब्स थे, कुछ जड़ी बूटियां थी और छोटी छुरियां या फिर चाकू हुआ करते थे। इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पे कुछ भी नहीं थे। साथ ही साथ जो फीमेल्स, जिसको हम आज के ज़माने में मिडवाइफ्स बोलते हैं, उस टाइम में जैसे हम दाई माँ बोलते हैं, उस टाइम में जो थी वो जो भी लेडीज़ लोग होती थी वो नॉर्मली प्रेयर्स करते थे और कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल करके डिलीवरी करवाने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पे भी याद रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे टाइम बीता, ये एंशिएंट यानी प्राचीन ग्रीस की बात हो रही है, उस टाइम में भी मेडिकल साइंस वहाँ पर उतना अच्छा नहीं था, उसने अपनी पकड़ नहीं जमाई थी। लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। यहीं पर आते हैं हमारे हिपोक्रेट्स, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और उन्होंने अपने हिपोक्रेटिक कॉर्पस, जो कि उनका एक किताब है, उसमें बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल से प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान किस टाइप का फीमेल का डाइट होना चाहिए और हाइजीन किस टाइप का मेंटेन होना चाहिए, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया उस चीज़ को। और अपने किताब में बहुत अच्छे तरीके से प्रेगनेंसी के स्टेजेस को भी बताया हुआ है। उस टाइम में हिपोक्रेट्स के ये जो आइडियाज थे वो बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब ग्रीक्स देवी देवताओं पे बिलीव कर रहे थे और वो उन सब चीज़ों से घिरे हुए थे, तब एक और सभ्यता थी जो कि सर्जरी में बहुत ज़्यादा अद्भुत प्रगति कर रही थी। मैं बात कर रही हूँ एंशिएंट इजिप्ट की, जहाँ पर प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से जुड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा टेक्निक पपायरस स्क्रॉल पर लिखा गया है। पपायरस क्या होता है? पपायरस एक पौधा होता है जिससे उस टाइम में इजिप्ट के लोग पेपर बनाते थे और उस पर कुछ लिख करके स्टोर करते थे। एबर्स पपायरस, जो कि एक पुस्तक है जो कि जॉर्ज एबर्स के द्वारा लिखी गई है, उसमें प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ का भी अच्छे से वर्णन है। साथ ही साथ जब डिलीवरी के टाइम में फीमेल को कितना दर्द होता है, पेन जब ज़्यादा हो तो क्या करना चाहिए, चाइल्ड बर्थ के दौरान उस पेन को कम करने की कैसे कोशिश की जानी चाहिए और किस तरीके से बच्चे का जन्म होना चाहिए। उन लोगों के पास एक खास तरह के ब्रिक्स होते थे जो प्रेगनेंसी में महिला को सपोर्ट करते थे, क्योंकि महिलाएं जो है वो बैठ करके बच्चे को जन्म देती थी। लेकिन जब इजिप्ट में अर्ली मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे थे, तब एक देश ऐसा भी था जहां पर एक सर्जिकल ब्रेक थ्रू होने वाला था। स्वागत है आपका हमारे देश, आपके देश भारत में, जहां बहुत पहले, जहां प्राचीन काल में सर्जरी या मेडिसिन की जो प्रैक्टिस थी, एक आर्ट भी था और एक साइंस भी। यही लगभग 600 BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा के आसपास हम मिलते हैं हमारे महान वैद्य सुश्रुत से, जिनका
जो भी योगदान है बहुत कमाल का है। और उन्होंने अपने ट्रीटाइज यानी कि उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता में बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर का बहुत अच्छे से डिटेल्ड में वर्णन किया है। साथ ही साथ ये जो पुस्तक है उसमें जितने भी टेक्स्ट है वो दुनिया के सबसे पुराने सर्जिकल जो भी हमें डिटेल मिलते हैं उसमें से एक है। सुश्रुत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑब्स्टेट्रिक्स में था। ऑब्स्टेट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आज के ज़माने में हम ये पढ़ते हैं कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो एक लेडी और बच्चे का खास ख्याल कैसे रखा जाए और बच्चे को जन्म देने के बाद भी बच्चे और उस लेडी का खास ख्याल कैसे रखा जाए। सुश्रुत ने डिफिकल्ट बर्थ के लिए अलग अलग टेक्निक्स डिस्क्राइब की थी जिसमें सिजेरियन सेक्शन भी था। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के मॉडर्न प्रैक्टिस में जो हम सिजेरियन सेक्शन को यूज करते हैं, हम सुनते हैं कि आज का ये टेक्निक है, लेकिन हमारे भारत में लगभग 2000 साल पहले से ही ये टेक्निक यूज की जाती आ रही है, इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। उनके जो सर्जिकल टूल्स थे वो आज के सर्जिकल टूल्स के हिसाब से बहुत प्रिमिटिव लग सकते हैं, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो हुक्स, फॉरसेप्स और स्कैपल्स जो आज हम देखते हैं उसके लगभग बहुत ही प्रारंभिक फॉर्म हमें देखने को मिलता है जिसको सुश्रुत ने डिफाइन किया अपनी पुस्तक में। उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ उनका जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा मेटिक्यूलस है जिसमें ऑब्जर्वेशन, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और हर्ब्स एनेस्थीसिया का कैसे यूज़ होता है उसको उन्होंने बताया है। लेकिन सुश्रुत का ये ज्ञान आखिर बचा कैसे? अब आप खुद सोचिए कि आपके दिमाग में भी आता होगा सुश्रुत ने तो अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे या फिर जिसके बारे में भी उन्होंने बताया उन सबको तो उन्होंने बताया ही, डिटेल वर्णन किया ही, लेकिन और सभी देशों में जैसे जैसे मेडिकल साइंस फैला वैसे वैसे सारी दुनिया में जो भी प्रगति हुई उन सब का क्या हुआ, उन सब के आइडियाज़ का क्या हुआ। अगर हम देखें, अगर हम आते हैं मेडिइवल यूरोप की तरफ, मतलब मध्यकाल की तरफ, तो यहाँ पर फिर से जो है चाइल्ड बर्थ फिर से अंधविश्वास से घिरा होता है। यहाँ पे चर्च का लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा असर होता है और मैटरनल मोर्टेलिटी की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसमें जो महिला है वो जन्म देते वक्त, बच्चे को जन्म देते वक्त ही उनकी मृत्यु हो जाती है और ये संख्या काफ़ी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर जो भी मिडवाइफ्स होते हैं उनके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो काफ़ी क्रूड होते हैं जिससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा होता है। तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है चाइल्ड बर्थ एक बार फिर से, और पहले के जो खोज थे वो फिर से कहीं ना कहीं दब जाता है। मध्यकाल की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद तब तक ऐसी स्थिति बनी रहती है जब तक प्राचीन जो भी खोजें थी उनका रीबर्थ नहीं हो जाता है। रीबर्थ की मैं अगर बात करूं तो अंधविश्वास जब धीरे धीरे करके ख़त्म होते गया, उसके बाद आया रेनाइसेंस पीरियड, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो पहले वाला खोज था, जो प्राचीन खोजें थी, फिर से उसको डिस्कवर किया गया। क्योंकि इस टाइम में दो जो लोग थे, उनके जो मेडिकल स्कॉलर्स थे, उनके खोजों को डिस्कवर किया गया। वो कौन कौन थे? गैलन थे और एविसेना थे, जो कि मेडिकल स्कॉलर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। जो एविसेना थे वो पर्शियन फिजिशियन थे। उन्होंने ये बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम और चाइल्ड बर्थ के दौरान जो हाइजीन है और जो डाइट है वो किस तरीके से होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन कैसे होना चाहिए। और उस टाइम में यूरोप की सबसे स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक बन गई थी कैनॉन ऑफ मेडिसिन, जिसके जो ज्ञाता थे वो कौन थे? वो एविसेना ही थे। ठीक है, तो उस टाइम में यूरोप की सबसे मेडिकल की जो बुक थी, जो कि स्टैंडर्ड बुक होती थी, वो कौन थी? कैनॉन ऑफ मेडिसिन थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से यूरोप में फिर से एक बार रीबर्थ हुआ, रेनाइसेंस पीरियड की शुरुआत हुई। यहीं पर आते हैं विलियम हार्वे, जिन्होंने ये बताया कि बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, जिसका सीधा अफेक्ट आपकी प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ पर भी पड़ता है। इसी समय यूरोप में एंड्रियस वेसिलस के काम ने ह्यूमन एनाटॉमी के इलिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से समझाया, जिससे प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। और इसी टाइम बॉडी के ह्यूमन एनाटॉमी को देखा गया, किस तरीके से बॉडी काम करती है, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा कहाँ हुआ? प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में। लेकिन ये रेनाइसेंस आई कैसे?
जो पुराने विचार थे वो इवॉल्व कैसे हुए। अब हम आते हैं मॉडर्न एरा की तरफ, जिसमें चाइल्ड बर्थ को साइंटिफिक नजरिए से देखा जाने लगा। इसी टाइम 19th सेंचुरी में ही इग्नस सेमेलवाइज ने एंटीसेप्टिक प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने हैंड वॉशिंग टेक्निक को हाईलाइट किया ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू प्रिवेंट प्यूपेरल फीवर। इसका मतलब होता है चाइल्ड बर्थ के बाद या दौरान फीमेल को इन्फेक्शन लग जाता है, उससे फीवर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि इन्फेक्शियस फीवर होता था उस टाइम में। तो ये लोगों की जान भी ले लेता था, मतलब महिलाओं की ये जान भी ले लेता था। तो इससे बचाने के लिए एंटीसेप्टिक प्रोसीजर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ 19th सेंचुरी में ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने मैटरनल केयर में क्लीनिनेस और हाइजीन पर जोर दिया। 20th सेंचुरी में जोसेफ डी ली और ग्रैंटली डिक रेड जैसे ऑब्स्टेट्रियंस ने पेन मैनेजमेंट और नेचुरल चाइल्ड बर्थ टेक्निक को पॉपुलराइज किया। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी अभी ही आया, जिससे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया प्रेगनेंसी को मॉनिटर करने में। इसी टाइम में एडवांस फोर्सेप्स का भी आविष्कार हुआ। साथ ही साथ वैक्यूम एक्सट्रैक्टर्स के जरिए चाइल्ड बर्थ को और ज़्यादा सेफ बना दिया गया। आज चाइल्ड बर्थ में एनेस्थीसिया, सर्जिकल इंटरवेंशन और न्यूनेटल केयर ने मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। बट ये सब साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही पॉसिबल हो पाया है, जिसकी वजह से आज हम बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं। लेकिन इतनी सारे एडवांसमेंट के बावजूद एक सवाल ये भी रहता है, क्या सच में हम इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, या हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ रास्ते में ही कहीं खो दिया है। प्राचीन ग्रीस के स्पिरिचुअल मिडवाइफ से लेकर के भारत के महान सर्जिकल लीडर तक चाइल्ड बर्थ की ये जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा इंसान के साहस की कहानी है। हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन चाइल्ड बर्थ का जो एसेंस है वो हमेशा प्रोफाउंड ही रहेगा और एक लंबी जर्नी ही रहेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सफ़र में मज़ा आया होगा, और फिर से मिलते हैं हम अगले दिन 4 बजे शाम में। और आपको अगर लाइव क्लास अटेंड करना है तो आप रात 8 बजे हमसे यूट्यूब पे ही जुड़ सकते हो, और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है। अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।